ओके, तो कंक्लूजन का पहला पॉइंट था इट इंडिकेट्स दैट मोस्ट स्पेसेस विद इन द एटॉम इज एम्प्टी। ये कैसे हमें पता चला? क्योंकि ना मैक्सिमम नंबर्स ऑफ जो अल्फा रेज थे वो बिना डिफ्लेक्टेड एटॉम के अंदर से पास कर गए। मतलब कुछ खाली जगह होगा, कुछ खाली स्पेस होगा, इसीलिए ही तो एटॉम अच्छे से डिफ्लेक्ट कर गए ना। कुछ खाली स्पेस होगा इसीलिए तो अल्फा रेज अनडिफ्लेक्टेड एटॉम से पास कर गए। तो पहला कंक्लूजन है कि मैक्सिमम पोर्शन ऑफ एटॉम इज एम्प्टी। ओके, क्योंकि ना उसमें से मैक्सिमम नंबर ऑफ अल्फा रेज बाहर निकल गए विदाउट एनी डिफ्लेक्शन बाहर निकल गए। ओके, तो यह आपको समझ आ जाएगा शायद, विदाउट एनी डिफ्लेक्शन बाहर निकल गए। कंक्लूजन का दूसरा पॉइंट लिखिए। सर एक डाउट है, पूछूं? हाँ पूछो। सर बहुत पुराना डाउट है सर। वैसे अल्फा पार्टिकल्स वो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, हाँ, तो अगर मैं इन्हें किसी भी एटम के ऊपर मारता हूँ, किस एटम के तो ऊपर? मतलब वो जो थिन फॉयल था उसी गोल्ड थिन फॉयल के ऊपर हाँ, मार गोल्ड एटम के ऊपर, हाँ। बॉम्बार्ड करता हूँ उन्हें, तो सर अगर जो नेगेटिव मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, हाँ, तो उनसे तो वो टकराएगा नहीं। मतलब उनसे अगर टकराएगा तो अट्रैक्ट होकर पास में रह जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन की बात तो हम नहीं कर रहे हैं, हम क्या सर इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं? तो नहीं, इधर आप एक कंक्लूजन में है ना कि मोस्ट ऑफ द मैक्सिमम पोर्शन ऑफ एटम इज एम्प्टी। हाँ, एम्प्टी, तो इलेक्ट्रॉन का मास तो नेग्लिजिबल है, हाँ सर, पता है। 10.31 इंटू 10⁻31 ये तो नेग्लिजिबल है ना। हाँ सर, तो उसको कैलकुलेट नहीं करेंगे। उसको हम कंसीडर नहीं करेंगे। हाँ, आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही है, कुछ अल्फा पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन को अपने साथ ले भी लेंगे और वो हीलियम भी बन जाते थे, समझ रहे हो? कुछ अल्फा अच्छा। पार्टिकल गोल्ड एटम से इलेक्ट्रॉन लेके हीलियम भी बन जाते थे। ये क्वेश्चन बहुत ही सही है। ओके, बट हम किसको कंसीडर कर रहे हैं? हम जो पॉजिटिव पार्ट है हमारे सेंटर में उसके साथ अल्फा पार्टिकल का इंट्रैक्शन को कंसीडर कर रहे हैं। तो वही पॉइंट हमें सेकेंड पॉइंट में मिलेगा। क्या मिलेगा? 1 मिनट बेटा, 1 मिनट दीजिए। 1 मिनट बेटा, गिव मी सम टाइम। ओके, सेकेंड पॉइंट लिखो। इट इंडिकेट्स that the positive charge it indicates that the positive charge is concentrated the positive charge is concentrated in very small volume which repelled and deflected the positively charged alpha particles। तो आपको ये पता है निश्चित कि पॉजिटिव पॉजिटिव होता है रिप्ले क्या रिपल्सन और पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्शन। तो अगर मेरा इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का सेंटर पॉजिटिव है तो यहाँ पर जो अल्फा पार्टिकल आके बम्बार्ड होगा तो अट्रैक्ट तो नहीं होगा, ऐसा कुछ रिफ्लेक्ट होके चला जाएगा। बैट और बॉल जैसे आप कंपेयर कर सकते हो। अगर बैट के आपके साइड में कुछ लगा, ये आपका बैट है और बॉल आके साइड में लगा, तो एज होके वो स्लिप में चला जाएगा, हाँ कि नहीं? एज होके वो स्लिप में चला जाएगा। ऐसा ही कुछ यहाँ पर हो रहा है। बट अगर आपके बैट में सेंटर में जाके लगा बॉल, तो क्या होगा? पूरा स्ट्रेट ड्राइव निकलेगा सीधा, बॉलर के पैर के नीचे से जाके 4 रन, समझ रहे हो? तो ये है हमारा तीसरा पॉइंट लिखना शुरू करो। क्या? Now it indicates that the volume occupied by nucleus is very small in comparison to total volume of the atom। ये कैसे पता चल रहा है ना? बहुत ही कम पार्टिकल्स, वेरी फ्यू पार्टिकल्स स्ट्रेट ड्राइव लगा पाते हैं, मतलब 180 डिग्री में रिटर्न जाते हैं। तो इससे क्या पता चलता है? जो पॉजिटिव सेंटर है वो बहुत ही टाइनी है, बहुत ही छोटा है, हाँ कि नहीं?
सबको समझ आ रहा है कि नहीं समझ आ रहा है? मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है आज के क्लास में? बताओ पहले। यस सर। पुराना कॉन्सेप्ट है। हाँ बताओ। यस सर। मजा आ रहा है ना? यस सर। ओके चलो, यहाँ पर हमारा रदरफोर्ड का फंडा कंप्लीट हुआ। तो आपको मतलब एक बड़ा सा कंक्लूजन यहाँ पर मिला। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था कि एक पॉजिटिव का एक छोटा सा सेंटर होता है, उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। रदरफोर्ड एक पहले इंसान थे जिन्होंने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था। अगर आपको कोई पूछे कि डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस किसने किया था, न्यूक्लियस, न्यूट्रॉन नहीं, न्यूक्लियस का डिस्कवरी किसने किया था, आप क्या लिखोगे? रदरफोर्ड लिखोगे, अर्नेस्ट रदरफोर्ड। बट अगर न्यूट्रॉन पूछेगा तो आप जेम्स चाडविक लिख सकते हो। ओके आप चाडविक लिख सकते हो अगर आपको न्यूट्रॉन का पूछेगा, बट रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था। हो गया, यहां तक हमारा था रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट। यहाँ पर गोल्ड एटम दिया गया है, देखिए समझ रहे हो, ऐसे नेगेटिव चार्ज घूम रहा है और आपको अल्फा पार्टिकल से नेगेटिव से कुछ काम नहीं, वो सिर्फ हमारा पॉजिटिव सेंटर को से रिपेल होगा, पॉजिटिव सेंटर से रिपेल होगा। ये ऊपर वाला डायग्राम भी आप कर सकते हो। मैंने ये पीडीएफ भेजा था ना ग्रुप में, ये पीडीएफ मैंने ग्रुप में भेजा था ना बेटा स्मृति रंजन, ये पीडीएफ आपको ग्रुप में दिया गया था ना? यस सर। ओके तो ये था रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट। बट उसी एक्सपेरिमेंट से उन्होंने अपना एक मॉडल दिया, उसी एक्सपेरिमेंट से उन्होंने अपना एक एटॉमिक मॉडल दिया। उसको उन्होंने बोला रदरफोर्ड्स एटॉमिक थ्योरी या फिर रदरफोर्ड्स न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटॉम। उस एटॉमिक मॉडल को उन्होंने बोला रदरफोर्ड्स न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटॉम। तो ये उनका एक्सपेरिमेंट और मॉडल अलग अलग है बेटा। क्वेश्चन में अगर एक्सपेरिमेंट पूछता है तो एक्सपेरिमेंट लिखना, अगर मॉडल पूछता है तो मॉडल लिखना, दोनों में कंफ्यूज मत हो जाना, हाँ कि नहीं? बट लिटरली सेम चीज है। इसका कंक्लूजन ही उनका एटॉमिक मॉडल का पोस्टुलेट बना। तो अब हेडिंग दो रदरफोर्ड्स न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटॉम, रदरफोर्ड्स न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटॉम, उसके नीचे लिखो पोस्टुलेट्स। तो ये इसका बेसिस क्या था ना, रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट से ये डेराइव हुआ है, रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट से ये डेराइव हुआ है और इसका पोस्टुलेट हम लिखेंगे, हाँ कि नहीं बच्चों? पोस्टुलेट लिखो, POSTULATE, पोस्टुलेट। तो पहला पोस्टुलेट यहाँ पर जो लिखा गया है वही है, रदरफोर्ड का पूरा डायरेक्ट उनके जो रिसर्च पेपर से इसको उठाया गया है। तो आपको इसमें से कुछ ज्यादा मॉडिफिकेशन करने की जरूरत नहीं है, जैसा लिखा गया है आप लिख सकते हो। तो मोस्ट ऑफ द मास ऑफ एन पॉजिटिवली चार्ज of atom are concentrated or centered in a very small region called nucleus। एक छोटे से रीजन में हमारा जो पॉजिटिव चार्ज है उसको कॉन्सेंट्रेट किया गया है, उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस। प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स बोथ आर प्रेजेंट इन न्यूक्लियस, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स बोथ आर प्रेजेंट इन न्यूक्लियस। ये तो आपको पता है, न्यूट्रॉन भी न्यूक्लियस में प्रेजेंट है और प्रोटॉन भी न्यूक्लियस में प्रेजेंट है और इलेक्ट्रॉन उसके बाहर घूम रहा है। दूसरा पोस्टुलेट, पहला पोस्टुलेट लिख लो सब, फिर दूसरा पोस्टुलेट पे चलेंगे। पहला पोस्टुलेट लिख के रेजैंड करो जल्दी, पहला पोस्टुलेट लिख के रेजैंड करो, और जहां पर समझ नहीं आ रहा है बताओ। दूसरा पोस्टुलेट लिखो, द वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस इज नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू द वॉल्यूम ऑफ एटम। द वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस इज नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू द वॉल्यूम ऑफ एटम। The radius of atom is about 10 to the power minus 10 meter, while the radius of nucleus is about 10 to the power minus 15। मतलब अगर ये आर्मस्ट्रॉन्ग में होगा तो ये फर्मी में होगा। देख रहे हो न्यूक्लियस का रेडियस कितना छोटा है। अगर ये पूरा एक क्रिकेट स्टेडियम है, अगर ये पूरा मेरा जो सर्कल है एक क्रिकेट स्टेडियम है, तो आपका न्यूक्लियस उसमें कितने साइज का होगा पता चल रहा है? सोच पा रहे हो? बताओ। पीच। पी मतलब मटर का दाना देखे हो? तो अगर पीच नहीं बेटा, पीच नहीं होगा, इतना बड़ा न्यूक्लियस नहीं होता। पी बोल रहे हैं हम, मटर का दाना कैसा होता है? बहुत ही छोटा होता है। तो आप पीच के मिडिल में जाके एक मटर का दाना रख रहे हो,
या फिर आप ड्यूज बॉल ही समझ लो। मटर का दाना सही मतलब पूरा डिनोमिनेशन है, पर आप ड्यूज बॉल ही समझ लो। तो पिच के बीच में अगर आप एक ड्यूज बॉल रख रहे हो और ये हमारा है पूरा बड़ा सा ईडन गार्डन्स का मैदान, तो ये होगा हमारा न्यूक्लियस और ये हो गया हमारा एटॉम। तो सोच रहे हो न्यूक्लियस कितना छोटा है एटॉम से? तो सोच रहे हो न्यूक्लियस कितना छोटा है एटॉम से? सोच पा Yes, रहे sir. हो? यस ओके, इमेजिनेशन में इसे डाल दो कि न्यूक्लियस एटॉम से बहुत छोटा है, और एटॉम अगर एक पूरा क्रिकेट ग्राउंड हुआ तो न्यूक्लियस होगा हमारा ड्यूज बॉल, जो कि पिच के पूरा बीचों बीच रखा गया है। समझ रहे हो? पिच के पूरा बीचों बीच मतलब 11 आड़ पूरा मतलब बीचों बीच रखा गया। खुद ही समझ लो, एक सर्कल का सेंटर जैसे होता है, आप बनाते हो ना सर्कल कॉपी में, वैसे ही। फिर ये तीसरा पॉइंट लिखो, न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय इलेक्ट्रॉन्स दैट मूव अराउंड न्यूक्लियस विथ वेरी हाई स्पीड इन सर्कुलर ऑर्बिट्स। और सर्कुलर पाथ्स कॉल्ड ऑर्बिट्स। ये ऑर्बिट जो वर्ड है पहली बार रदरफोर्ड ने डाला, बोर ने नहीं डाला। ऑर्बिट का वर्ड पहली बार रदरफोर्ड ने डाला, पर उन्होंने यहीं पर गलती कर दी। ये जो सर्कुलर लिख दिया ना, यहीं पर गलती कर दी। तो आप सर्कुलर के नीचे अंडरलाइन करें और ऑर्बिट के नीचे भी अंडरलाइन करें, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। और यहाँ पर ये दोनों के नीचे भी आप अंडरलाइन करते रखिए, जब आप रिवाइज करेंगे तो इस पे आपका आंख जाएगा जरूर। डिफरेंट कलर से अंडरलाइन कीजिए। तो चौथा पॉइंट लिखिए, द इलेक्ट्रॉन्स एंड द न्यूक्लियस आर हेल्ड टुगेदर बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो अभी हमने डिस्कस किया था इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है? कूलम्ब्स फोर्स, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच जितना फोर्स होता है। ओके, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच जितना फोर्स होता है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में अट्रैक्ट हो रहे हैं और वो एटॉम को स्टेबल बना के रख रहे हैं। तो हमारे न्यूक्लियस या फिर सेंटर के अंदर जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे, वो उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अच्छे से स्टेबली अटैक कर पाएंगे, अच्छे से स्टेबली अटैच कर पाएंगे खुद पे। अगर एक ज्यादा इलेक्ट्रॉन आया तो वो अनायन बन जाएगा, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अगर एक इलेक्ट्रॉन घट गया तो वो कटायन बन जाएगा, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ये तो पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट है, हाँ कि नहीं बेटा? ये तो पूरा बेसिक सा 9th क्लास का कॉन्सेप्ट है। समझ आया? सबको समझ आया? Yes, sir. ओके, बहुत बढ़िया। अब यहाँ आप चारों पोस्टुलेट लिख लो। और मैंने जैसे बताया था कि हर चीज में एक विलन होता है, तो आप जितना भी अच्छा थ्योरी बना दो, कोई ना कोई आपको अपोज करेगा। ओके, तो इसका भी कुछ लिमिटेशन आया, और यहाँ पर विलन थे मैक्सवेल। अरे क्रिकेट वाला मैक्सवेल नहीं, साइंटिस्ट थे एक मैक्सवेल। ओके, तो यहाँ पर विलेन थे मैक्सवेल। उन्होंने बताया कि रदरफोर्ड साहब, अगर आप इलेक्ट्रॉन को सर्कुलर ऑर्बिट में घुमाते हो तो इलेक्ट्रॉन घूम घूम के अपना एनर्जी लूज कर करके जाके सीधा न्यूक्लियस में धप जाएगा। अगर न्यूक्लियस में जाके इलेक्ट्रॉन ही धप गया तो हमारा एटॉम कोलैप्स कर जाएगा। अगर एटॉम ही कोलैप्स कर जाता है तो हमारे चारों तरफ आप जो देख रहे हो, ये क्या आलू है? आलू नहीं है, ये एटॉम्स हैं। हमारे चारों तरफ जहां भी है एटॉम्स हैं। अगर एटॉम्स ही कोलैप्स कर रहा है रदरफोर्ड की थ्योरी के हिसाब से, तो एटॉम्स आप कैसे देख रहे हो? तो दुनिया ही मतलब बनना पॉसिबल नहीं होता, पहला एटॉम ही नहीं बनता, तो यहाँ तक बात ही नहीं आती। तो मैक्सवेल ने वो बात बताई। तो देखते हैं लिमिटेशन, पॉइंट बाय पॉइंट हम डिस्कस करेंगे। मैक्सवेल का पॉइंट भी उसमें आएगा और बाकी लिमिटेशन भी आएगा। तो आप पोस्टुलेट अच्छे से लिख लियो। चलते हैं लिमिटेशन पर। हेडिंग 2, लिमिटेशन। देखो पहला लिमिटेशन, पॉइंट 1, रदरफोर्ड मॉडल was not in accordance with electromagnetic theory. Rutherford model was not in accordance with electromagnetic theory given by Maxwell. Rutherford model was not in accordance with electromagnetic theory given by Maxwell. According to this theory, तो इस थ्योरी के हिसाब से क्या हो रहा था? लिखो, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी
द एक्सिलरेटेड चार्ज पार्टिकल शुड कंटिन्यूअसली एमिट रेडिएशन या फिर एनर्जी। देख अगर एक्सिलरेटेड चार्ज पार्टिकल घूम रहा है सर्कुलर पाथ में, वो कंटिन्यूअसली रेडिएशन या फिर एनर्जी एमिट करेगा। तो an electron revolving around the nucleus is also accelerated charge particle। तो इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव चार्ज है और वो अगर घूम रहा है तो वो एक्सिलरेटेड होगा, हाँ कि नहीं, हाई स्पीड में घूम रहा है तो वो एक्सिलरेटेड होगा। तो सो इट शुड आल्सो इमिट रेडिएशन, तो वो इलेक्ट्रॉन भी रेडिएशन इमिट करेगा या फिर एनर्जी इमिट करेगा। अगर एनर्जी इमिट करता जाएगा कंटिन्यूअसली, द एनर्जी ऑफ रेडिएशन विल बी डिलीवर्ड फ्रॉम द एनर्जी ऑफ इट्स मोशन। तो उसके ये जो मोशन है वो स्लो होता जाएगा, ऐसे घूमता जाएगा और एंड रिजल्ट क्या होगा, वो फाइनली ये जो प्रोटॉन है या फिर पॉजिटिव हमारा न्यूक्लियस है उसमें कोलैप्स करता जाएगा। देखो बेटा उसका एनर्जी खत्म होता है तो उसका पाथ छोटा होता जाएगा और आखिरी में वो हमारे इलेक्ट्रॉन या फिर न्यूक्लियस में कोलैप्स कर जाएगा। तो वही चीज आगे लिखा गया है। यहाँ तक आपने लिख लिया, उसका एनर्जी खत्म होता जाएगा, यहाँ तक लिख लिया? लिखा कि नहीं? ओके, अब लिखो इसका रिजल्ट। ये डायग्राम बनाओ, यहाँ पर ये डायग्राम बनाओ। ये है न्यूक्लियस हमारा पॉजिटिव सेंटर और इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम घूम के आ जाएगा अगर वो सर्कुलर पाथ में घुमा तो। ये पॉजिटिव न्यूक्लियस और ये इलेक्ट्रॉन। ये पहले डायग्राम बनाओ, फिर कॉन्सिक्वेंस क्या होता है लिखेंगे, कैसे ये जाता है अंदर। जल्दी बनाओ ये डायग्राम, जल्दी बनाओ, फिर क्वेश्चन करेंगे। देखो as a consequence of this emission, of radiant energy, the electron will gradually lose energy. As a consequence of this emission of radiant energy, the electron will gradually lose energy. Its distance from nucleus decreases. वो जो रेडियस है ना उसका पाथ का डिक्रीज होगा। Its distance from nucleus decreases continuously. Ultimately it will fall into the nucleus along the spiral path। ऐसे घूम घूम के वो न्यूक्लियस में गिर जाएगा या फिर न्यूक्लियस के साथ समा जाएगा। The atomic system conceived by Rutherford would thus get destroyed। तो एटॉम ही डिस्ट्रॉयड हो जाएगा तो आगे कुछ बनेगा ही नहीं। अगर एटॉम डिस्ट्रॉयड हो गया तो कंपाउंड कैसे बनेगा? अगर कंपाउंड डिस्ट्रॉयड हो गया तो आगे और क्या कैसे बनेगा? तो पहला चीज तो हमें एटॉम ही स्टेबल चाहिए, बट रदरफोर्ड का एटॉम स्टेबल नहीं था, उनका मॉडल स्टेबल नहीं था। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? यहाँ तक सबको समझ आया? पहला पोस्टुलेट, पहला लिमिटेशन सबको समझ आ रहा है? यस सर। ओके, तो आगे चलते हैं दूसरे लिमिटेशन पे। According to electromagnetic theory, the frequency of radiation from a charged body will be equal to the frequency of revolution। तो जितना रेडिएशन इमिट करेगा या फिर एनर्जी इमिट करेगा उतने फ्रीक्वेंसी में वो रिवॉल्यूट करेगा या फिर घूमेगा। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी ने हमें बताया। किसने बताया? मैक्सवेल ने बताया। बट in that case the frequency of radiation emitted by the electron should change continuously। तो रेडियस का फ्रीक्वेंसी चेंज होता जाएगा क्योंकि ना इलेक्ट्रॉन का पाथ छोटा हो रहा है, एनर्जी छोटा हो रहा है, because it approaches the nucleus along a spiral path of continuously diminishing radius। देखो अगर रेडियस छोटा होता जाएगा तो उसका फ्रीक्वेंसी भी घटता जाएगा, उसका रेट ऑफ स्पिन भी घटता जाएगा। ओके, दिस ऑब्जर्व द स्पेक्ट्रा ऑफ सच एन एटम देन वुड बी कंटिन्यूअस। तो वो एक कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा देगा। अगर कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा दे रहा है तो वो अनस्टेबल होगा, वो समा जाएगा न्यूक्लियस में। बट हमारा जो स्पेक्ट्रोस्कोपिकल डाटा ऑफ एलिमेंट्स वो हमें बताया कि द स्पेक्ट्रा ऑफ एलिमेंट इंडिकेट्स दैट द एटॉम एमिट डिसकंटिन्यूअस रेडिएशन। एटॉम का जो रेडिएशन होता है वो कंटिन्यूअस नहीं होता,
वो डिसकंटिन्यूअस होता है ऑफ आइसोलेटेड वेवलेंथ। एटॉम का रेडिएशन डिसकंटिन्यूअस होता है ऑफ आइसोलेटेड वेवलेंथ। Thus Rutherford's atom model could not explain the observed spectra of atoms. Thus Rutherford's atom model could not explain the observed spectra of atoms. तो ये जो स्पेक्ट्रोस्कोपी का रिसर्च है ना वो बहुत लेट में आया, तब रदरफोर्ड ही नहीं होंगे तो वो उसके बारे में कुछ कर भी नहीं पाए, समझ रहे हो। तीसरा पॉइंट, तीसरा लिमिटेशन, अनदर सीरियस लिमिटेशन, तीसरा लिमिटेशन लिखो, अनदर सीरियस लिमिटेशन of Rutherford's model was it says nothing about the electronic structure of atom. वो तो न्यूक्लियस के बारे में बता गया पर इलेक्ट्रॉन के बारे में कुछ नहीं बताया, सिर्फ बता दिया कि इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, कैसे घूम रहे हैं, पेयर्स में घूम रहे हैं, 2 घूम रहे हैं, 8 घूम रहे हैं, कैसे घूम रहे हैं इलेक्ट्रॉन, या फिर अकेला घूम रहे हैं, उसके बारे में नहीं बताया। तो वो बोल रहे हैं कि हाउ द इलेक्ट्रॉन्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड, उसके बारे में रदरफोर्ड ने नहीं बताया। तो दिस इज द थर्ड लिमिटेशन, दिस इज द थर्ड लिमिटेशन। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। आप ये तीनों लिमिटेशन और रदरफोर्ड के न्यूक्लियर एटॉमिक मॉडल और रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट को अच्छे से रिवाइज करो, 1-2 बार खुद ही रिवाइज कर लो, और आपका नोट आपने इसका कैसे बनाए मुझे आप शाम को भेजना कि कौन कैसे इस चैप्टर का नोट बनाया है। और अगला क्लास हम 1 दिन या फिर 2 दिन के बाद रखेंगे, वहां पर हम पढ़ेंगे मोस्टली एक्सपेरिमेंट और ये क्वेश्चंस करेंगे, एटॉमिक नंबर के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद हम बोर बॉरिस एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे, बोर का आपका जो फेमस एक्सपेरिमेंट है उसके बारे में पढ़ेंगे। आज के लिए बहुत हो गया, आज अगर हम और पढ़ेंगे तो आपके दिमाग में शायद नहीं जाएगा, तो इसीलिए यहीं पर खत्म करते हैं, हाँ कि नहीं, इसीलिए यहीं पर खत्म करते हैं और देखते हैं आगे क्या पढ़ेंगे। आगे पढ़ेंगे हम मोस्टली एक्सपेरिमेंट और उसके बाद कुछ क्वेश्चंस करेंगे, आइसोटोप, आइसोबार, ये सब आपने 10th में पढ़ा होगा, 9th-10th में, और उसके बाद हम पढ़ेंगे बोर का एक्सपेरिमेंट और हमारा 11th का सीरियस टॉपिक शुरू करेंगे वहां से। ये जो क्वेश्चन है आप क्वेश्चन ट्राई कर सकते हो, ये जो क्वेश्चन 2.1 है खुद ट्राई करके मुझे आंसर भेज सकते हो, देखते हैं किसका कितना सही रहता है। जो चेक पॉइंट 2.1 है खुद ट्राई करके मुझे आंसर भेज सकते हो। और आज का क्लास इतने में ही खत्म करते हैं। थैंक यू बच्चों, आप पेशेंस रख के 1 घंटे से ज्यादा मेरे साथ बैठने के लिए, और अगला क्लास भी होगा, हम ज्यादा मतलब कंटिन्यूअसली क्लास। हाँ बेटा, पीडीएफ जरा और एक बार भेज देंगे। ओके, जरूर भेज देंगे पीडीएफ और एक बार। आपने सेव नहीं किया था क्या, इस पीडीएफ को डाउनलोड नहीं किया था?